चलो देखते हैं। आज अपन अध्याय 3 है जो अपना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इससे संबंधित प्रश्न अपन देखेंगे। जो अध्याय किसमें आ रहा है, अध्याय अपना 3 में। जैसे हमने आपको पहले बता चुके हैं, हमको बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी सर आप ऑनलाइन क्लास के साथ कुछ ऐसा बनाएं कि हम सब लोग फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं समय का या स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो इसके लिए हमने मैथ्स और इंग्लिश दोनों का बना रहे हैं। आप नियमित रूप से जोड़ के इसका लाभ ले सकते हैं। साथ में आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे लिंक, तो उनका भी फायदा होगा। और यदि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमारे नए वीडियो आपको आसानी से मिल पाएंगे। चलो समय व्यस्त करने से समय व्यतीत करने के बाद अपन एक काम करते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं अध्याय के बारे में, क्योंकि अध्याय 3 क्या दिया है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जैसे अपन ने पिछले अध्याय में पढ़े, बहुपद पढ़े हैं, उसमें चर रहते हैं और अचर पद रहते हैं। अचर तो अपनी संख्या रहती है, चर क्या होते हैं, एक्स वाई जेड, जो अपन अंकों की जगह प्रयोग करते हैं। और अपन ने देखे थे एक चर वाले। अब दो चर वाले क्या होते हैं, दो चर वाले अर्थात उसमें दो चर होता है। जैसे हम उदाहरण के लिए बता देते हैं, जैसे मान लो ए एक्स प्लस 2 बराबर मान लो 0, तो इसमें चर राशि कितनी, 1 है। चाहो तो इसको अपन अंक में बदल देंगे 8x प्लस 2, तो इसमें एक चर है। और यदि मैं इसमें ऐसा लिख दूँगी 8x धन 2y बराबर 0, तो इसमें y भी है चर और x भी चर, तो ये दो चर वाले हो गए। मगर खास बात क्या है इसमें, रैखिक। रैखिक अर्थात चर की अधिकतम घात कितनी होना चाहिए, एक घात होती तो अपन इसको लिखते नहीं, अर्थात एक घात वाले समीकरण जिसमें दो चर हैं। और अपन ने बहुपद पढ़े थे, बहुपद में क्या होता है, बराबर 0 नहीं दिया रहता है। और समीकरण अपन पढ़ रहे हैं, तो समीकरण से में क्या अंतर रहता है, बहुपद में समीकरण में क्या होता है, बराबर का निशान रहता है। बराबर में चाहे 0 हो या कोई अंक पलट के उधर लिख दिया जाए। अर्थात समीकरण बहुपद में यही अंतर रहता है कि बहुपद तो वही रहता है, उसके बराबर यदि 0 हो, कोई अंक हो, अचर पद हो या एक्स वाई जेड जो भी हो, तो वो समीकरण रहता है। तो अपन क्या देख रहे हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें एक एक्स भी चर हो, वाई भी चर हो, टी भी हो सकता है, यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उससे संबंधित प्रश्नावली अपन देखेंगे, ठीक है। अब जैसे रिक्वेस्ट अक्सर आती है मेरे पास कि सर उदाहरण, पुस्तक के उदाहरण में भी सवाल दिए, मगर उन्होंने कैसे सारणी बना लिया, कैसे क्या कर लिया, ये आंसर कैसे आ गया। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण भी आप लोग को बताते चल रहा हूँ, जिससे आप उसमें समझने में आसानी हो। तो पेज नंबर 47 का उदाहरण नंबर 2 है। ये प्रश्न भी मैंने शॉर्टकट में इसलिए लिखा है, आप उसमें देख सकते हैं। कोई रोमिला एक स्टेशनरी जाती है, ₹9 में 2 पेंसिल 3 रबड़ खरीदती है, और उसकी सहेली भी उसकी देखा देखी करती है, ₹18 में 4 पेंसिल 6 रबड़ खरीदती है। तो इसका बीजगणितीय रूप करना है और ज्यामितीय ग्राफी रूप में व्यक्त करना है। ये प्रश्न में दिया, प्रश्न आप बुक में देख सकते हैं। चलो इस प्रश्न को अपन हल कैसे करेंगे देखते हैं। बुक में तो बहुत आसानी से दिया है, मगर समझ में आ जाता है कई बार नहीं भी आता है। चलो देखते हैं। अब जैसे इसमें पहला उदाहरण, पहले दो वक्तव्य दिए हैं। पहले में बोल रहे हैं कि रोमिला नाम की लड़की ने ₹9 में 2 पेंसिल 3 रबड़ खरीदी। अब अपन को क्या खरीद रही, कोई पेंसिल और एक रबड़। ऐसे ही इस दूसरे ने भी क्या खरीदी, पेंसिल और रबड़। अपन मान लेते हैं, माना अब पेंसिल है, रबड़, तो कोई भी एक को एक्स या वाई मानना पड़ेगा। आप उल्टा सीधे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल हल करने में वही प्राप्त होता है। अपन एक को एक्स मान लेते, एक को वाई मान लेते, मगर इसको एक्स वाई नहीं मानेंगे। अपन को क्या है, आंसर में दिया है, ये ₹9 में खरीद रहा है, अर्थात इसके मूल्य और इसके मूल्य को अपन को मानना पड़ेगा। माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य। अब एक पेंसिल का मूल्य अपन मान लेते हैं एक्स है, या एक्स रुपए है, रुपए का निशान बदलते हैं। और ऐसे मान लेते हैं एक रबड़ का मूल्य मान लेते हैं अपन ₹12, ठीक है। अब बुक में डायरेक्ट दे दिया है, उन्हें मान के चला और डायरेक्ट एग्जांपल दे दिया, तो अपन इसको पहले मान लेते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य है x रुपए, एक रबड़ का मूल्य है ₹12। तब पहले कथन के अनुसार, यानी अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कथन 1 के अनुसार, कि उसमें जो गर्ल्स का नाम दिया कि कोई रोमिला नाम की लड़की है, एक स्टेशनरी की दुकान से ₹9 में 2 पेंसिल 3 रबड़ खरीदी उसने। अब पहले कथन के अनुसार अपन देखते हैं। तो एक पेंसिल का मूल्य अपन माने ₹x और एक रबड़ का मूल्य माने ₹12।
अब उनने कुल कितने रुपए में खरीदी है? 9 रुपए में खरीदी। 2 पेंसिल खरीदी है, तो 2 पेंसिल अर्थात कितनी की जाएगी? 2 पेंसिल खरीदी। अपन ने एक पेंसिल का मूल्य कितने माने? x रुपए, तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 2 पेंसिल का मूल्य, यहाँ का जोड़ सकते हैं, 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 2 गुणित x, या इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 2x डायरेक्ट। अब ऐसे ही उनने क्या खरीदी? 3 रबड़। 3 रबड़ का मूल्य, अब 3 रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा? अपन ने ऑलरेडी मान चुके हैं 22 रुपये है 1 रबड़ का मूल्य, तो 3 रबड़ का मूल्य आएगा 3 इंटू वाई, डायरेक्ट 3 वाई लिख देता हूँ, 3 वाई। अब अपन इसको बीजगणित के रूप में देते हैं। अब उनने कितने रुपए में खरीदी? 9 रुपए में। 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो रहा है? 2x रुपये धन, उनने क्या खरीदी? 3 रबड़, अर्थात 3 रबड़ का मूल्य कितना हो रहा है? 3 वाई, 3 वाई। और दोनों के मूल्य को जोड़ देंगे तो कितने रुपए आना चाहिए अपने? 9 रुपये। ये अपना हो जाएगा समीकरण नंबर 1, और इसको अपन टेंस टू या ऐसा करके लिख सकते हैं। अब दूसरे कथन को देखते हैं। कथन दूसरा, कथन 2। अब मैं कथन इसलिए लिख रहा हूँ आपको समझने में आसानी होगी। दूसरे कथन में बोल उसकी शैली भी इसी तरह, उसकी शैली भी जाती है उसी स्टेशनरी में। 18 रुपये में 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी है। अब इसी को भी अपन देखते हैं। अब उन्हें 18 रुपये में 4 पेंसिल खरीदी। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब उन्हें कुल कितने पेंसिल खरीदी है? 4 पेंसिल। एक पेंसिल का मूल्य कितना है? अपन ने मान चले x रुपये, तो 4 पेंसिल का मूल्य कितना होगा? 4x रुपये। उन्हें और क्या खरीदी? 6 रबड़ धन। अब 6 रबड़ का मूल्य कितना होगा? 1 रबड़ का मूल्य है y, तो 6 रबड़ का मूल्य आएगा 6y। अब दोनों का मूल्य को जोड़ देंगे तो कितने रुपए आना चाहिए? 18 रुपये, क्योंकि 18 में खरीदी उन्हें, तो यहाँ पर आएगा 18। ये हो जाएगा अपना समीकरण नंबर 2। तो अपन ने ये 2 बनाए हैं, ये दोनों क्या कराएंगे? ये अपने पास जो एग्जाम्पल दिया है या प्रश्न दिया है उसका ये क्या है? बीजगणितीय रूप। यह क्या है उसका? यह है बीजगणितीय रूप। ये अपना पहला कथन या पहला जो प्रश्न पूछा हमने कि इसका बीजगणितीय रूप में व्यक्त करें और ज्यामिति ग्राफी रूप में व्यक्त करें, तो अपना आधा सवाल यहाँ पर हल हो जाता है। ठीक है। अब फिर से हम आपको एग्जाम्पल देकर फिर से बताएंगे। अब अपन इसका अगला स्टेप देखते हैं कि ज्यामितीय रूप या ग्राफी निरूपण कीजिए। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होता। कुछ सवालों में दिया रहता है कि दिए गए कथन को ग्राफी रूप में व्यक्त कीजिए, या किसी में दिया रहता है ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इससे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर ज्यामिति क्या होता है, ग्राफी क्या होता है। दरअसल दोनों एक ही होता है। कुल मिला के अपन को इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ में व्यक्त करना है। अब ग्राफ में व्यक्त करने के लिए अपन क्या करेंगे? दोनों कथन अर्थात दोनों समीकरण को अपन क्या करेंगे? ग्राफी निरूपण के लिए एक सारणी बनाएंगे। अब सारणी बनाने से पहले अपन को क्या करना पड़ता है? चलो देखते हैं। समीकरण 1 लेते हैं अपना। क्या है अपना समीकरण 1? 2x धन 3y बराबर 9। अब इसमें अपन को चूंकि ग्राफी रूप निरूपण करना है तो एक में x का y डालना पड़ेगा, एक में y का मान डालना पड़ेगा। तो देखो कैसे करते हैं अपन। y के रूप में x का मान ज्ञात करते हैं। चलो अपन 3y को यहीं रहने देते हैं। 2x का पक्षांतर करेंगे तो कहाँ जाएगा? वो इधर 9 है, 2 के सामने कोई चीज नहीं तो कैसा? धन है, उधर जाएगा कैसा हो जाएगा? ऋण। तो क्या हो जाएगा? 2x ऋण 2x। अब अपन को चूंकि y का मान चाहिए तो तीनों y के बीच में काय का साइन है? कोई साइन नहीं रहता, तो क्या होता है? गुणे का चिन्ह। अर्थात गुणे वाली चीज को अपन पक्षांतर करेंगे या तिर्यक गुणा करेंगे तो अंश की चीज कहाँ चली जाती है? हर में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9x ऋण 9 ऋण 2x बटे, तो ये 3 अंश में तो कहाँ चल जाएगा? हर में। तो ये अपना पास एक ये सूत्र जाएगा, समझ लो, या y का मान आ जाएगा जिसमें अपन x का कोई भी मान रखेंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। अब ऐसे ही समीकरण 2 को भी कर लेते हैं। चलो मैं एक लाइन बना देता हूँ। समीकरण ये अपना था यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1। अब समीकरण 2 को लेते हैं। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण, दूसरा समीकरण, राइट। अब समीकरण 2 लेते हैं। समीकरण 2 अपना क्या है? 4x धन 6y बराबर 18। अब इसमें भी अपन y का मान ज्ञात कर लेते हैं। चल y को 6y को यहीं रख देते हैं, 18 है दूसरे पक्ष में। अब 4x का पक्षांतर करेंगे
अब चूंकि ये धन ऋण से जुड़ा है, इसके सामने कौन सा चिन्ह है, धन है, उधर जाके कैसे जाएगा, ऋण 4x। ठीक है, अब अपन को चूंकि y का मान चाहिए, y ही रहने देंगे। 6 और y के बीच में क्या आएगा, साइन है गुणा का, तो y 6 कहाँ चल जाएगा, इसके हर में, 18 ऋण 4x बटे 6। ये हो गया अपना दूसरा फार्मूला आएगा क्या, y के रूप में। यदि अपन x से कोई मान रखेंगे तो y का अपना पास मान आएगा। अब इसमें अपन क्या करेंगे, ग्राफिक निरूपण के लिए सारणी बनाएंगे। अब सारणी बनाएंगे तो क्या करेंगे देखते हैं। चलो सारणी में इधर बनाता हूँ आपके लिए। ठीक है, मैं सारणी ऑलरेडी पहले से इधर बना देता हूँ, एक पहली सारणी इसके लिए, तो इसका अपन मान देखते हैं। ठीक है, इसमें अपन को 2 मान ज्ञात करना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये x हो गया और ये y हो गया। अब क्योंकि इसके लिए बड़ा खाना चाहिए इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। y बराबर अपने पहले समीकरण के लिए क्या आया अपना मान, 9 ऋण 2x बटे 3। x का मान तो डायरेक्ट रख देंगे अपन। ऐसे यहाँ पर अपन दूसरे में, एक में x जाएगा, दूसरे में y बराबर क्या आएगा, 18। ये है अपने पास 18 ऋण 4x बटे 6। ये फार्मूले के आधार पर अपना काय का मान आएगा, y का मान आएगा। अब यहाँ पर लिख देते, दोनों के कम से कम 2 मान अपन ज्ञात करेंगे। राइट, तो ये हो गई अपने समीकरण ग्राफिक निरूपण के लिए सारणी। क्या नाम देंगे इसको अपन, ग्राफिक निरूपण के लिए सारणी। अब ये सारणी एक हो जाएगी समीकरण 1 की, और ये जाएगी समीकरण 2 की। अब इनका मान कहाँ से आएगा देखते हैं। अब मान कैसे आएगा, इसी में अपन मान दे के देखते हैं। फिर से अपन यहाँ पर आते हैं, समीकरण 1 को अपन ने हल करे, y के रूप में ज्ञात करें तो कितना आया, 9 ऋण 2x अपान 3, 9 ऋण 2x अपान 3। अब इसमें अपन x और x के कोई 2 मान रखेंगे और y के 2 मान प्राप्त करेंगे। सबसे पहला मान अपन 0 से लेते हैं। चलो लेते हैं, तो x बराबर 0 लेने पर, अर्थात अपन ने x का एक मान क्या रखे, 0। चलो रख देते हैं, x का मान अपन ने 0 रखे समीकरण 1 में। अब देखते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अपन क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। 9 ऋण 2x अर्थात 2 गुणे 0 बटे 3। इसको यही मैं हल कर दे रहा हूँ। 9 ऋण, अब 2 में 0 बढ़ूंगा तो कुल मिला के जाएगा 0, अर्थात 9 बटे क्या जाएगा अपने पास 3। इसको काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 तिया 9, बराबर क्या आया अपना 3। अर्थात x का मान अपन ने 0 लिए तो y का मान क्या आएगा 3। ठीक है, अपन ने क्या करे, x बराबर 0 लिए तो 0 उसका मान रख दिए जहाँ जहाँ x था। 2 का गुणा 0 हुआ तो 0 आ गया, 9 में से 0 घटेगा, कुल मिला कुछ नहीं घटेगा, बचेगा 9 बटे 3, 3 तिया 9 कट गया, बचा अपने पास क्या आया, y का एक मान 9 बराबर 3। चलो अब y का x का एक मान और लेते हैं। हमने बोले 2 मान अपन कम से कम लेना पड़ेगा ग्राफिक निरूपण के लिए। अब दूसरा मान अपन को 0 के बाद अपन 1 भी ले सकते हैं। तो 0 1 लेंगे तो दरअसल क्या होता है, अपने पास जो ग्राफ आता है उसमें 1-1 सेंटीमीटर गैप रहता है। कई बार पॉइंट में आएगा तो अपनी जो रेखा बनेगी एक समीकरण की, वो रेखा पास पास भी बन सकती है। इसलिए अपन क्या करेंगे, 0 और मतलब 4-5 का अंतर लेंगे। जैसे कि आपकी बुक में क्या लिया लेके बताते हैं। जैसे पहले समीकरण के लिए उन्होंने 4.5 लिया। अब कई बार राउंड फिगर के हिसाब से भी लेता है। x का मान हमने 4.5 इसके साथ लिया, 4 दूनी 9, तो 9 में से 9 जाएगा तो कुल मिला के एक मान 0 आएगा। चलो अपन भी वही लेके देखते हैं, ग्राफ में हल करके देखेंगे। x बराबर जैसे आपकी बुक में लिया है 4.5, क्या लिया है, x का मान लिया है 4.5 लेने पे। अपन x का मान कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा 0 और 4.5। आपका मूड हुआ 0 लिए, एक का मान 5 रख लिया, एक लड़के ने 10 रख लिया, एक ने 6 रख लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो रेखा बनेगी ग्राफ में वो सभी की समान ही बनेगी। चलो अगर x बराबर 4.5 लेने पे इस कंडीशन में y का मान क्या प्राप्त होगा, 9 ऋण 2x, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर अपन क्या रख देंगे 4.5, गुणित क्या आएगा यहाँ पर 4.5। इसको अपन कोष्टक में लिख लीजिए थोड़ी देर के लिए, बटे में क्या है 3। इसको अपन हल करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 का 9 रहेगा ऋण
4.5 दूनी क्या होता है 9, 9 और 9/3 अर्थात 9 में से 9 जाएगा बचेगा 0/3। कुल मिला के क्या प्राप्त 0। तो x का 4.5 मान रखने पर अपन ने पहले दूसरा मान क्या रखे 4.5 रखने पर क्या प्राप्त हो रहा है 0। 4.5 अर्थात 4.5। ठीक है, इसका अपन गुणा करके देखेंगे 2 पंचे 10 की 0 हासिल का 1, 2 चौका 8 और 1 9, 9.0 आएगा अर्थात 9 में से 9 जाएगा बचेगा 0। तो अपन ने पहले समीकरण के लिए 2 मान ज्ञात कर लिए 0, x का मान 0 रखे तो क्या है 3, ऐसे 4.5 रखे तो 0 है। ऐसे ही दूसरे का भी करके देखते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में भी अब इसमें 0 लिए हैं तो इसमें भी अपन क्या करते हैं 0 आपकी बुक में लिया है 0 और 3, चलो अपन वही लेके देखते हैं। अब x का मान इसमें भी 0 लेते हैं, x का मान 0 लेने पर अब चूंकि समीकरण 2 में x का मान अपन ने कह लिए 0 तो x के आगे अपन लिख देंगे 0, x बराबर 0 लेने पर। देखते हैं इस समीकरण में बाय यहाँ से x के मान कर देंगे अपन 0, 18 ऋण 4 गुणित 0/6। ठीक है, अब इसको मैं यहीं कहीं हल कर रहा हूँ 18 तो 18 ही रह जाएगा। अब 4 में 0 का गुणा होगा तो 0 आएगा, कुल मिला के इसमें 0 घटेगा, कुल मिला के बचेगा 18/6। 6 कम 6, 6 दिया 18, तो मान अपने पास क्या प्राप्त हो रहा है 3। ठीक है, तो 0 मान रखने पे क्या प्राप्त हो रहा है 3। अब अगला आपकी बुक में जैसे दिया है इसमें तो 4.5 ले लिया, उसमें 3 ले लिया, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। चाहो तो आपका मूड हुआ था यहाँ पर भी 6 ले लो, 3 ले लो, तो जो भी मान आएगा उस मान के आधार पर करेगी। मैं दरअसल आपको वही समझा रहा हूँ जो आपको उदाहरण दिया। कुछ लोग बोलते हैं सर इससे आंसर नहीं आता है, कुछ आते हैं, तो मैं वही मान रख के आपको हल करके दिखा रहा हूँ। तो बुक में आपका x का दूसरा मान क्या लिया है उन्होंने x बराबर 3। अब x बराबर 3 लेने पर चलो देखते हैं y का क्या मान प्राप्त होता है। फिर उसी सूत्र में मान रखेंगे, y का मान क्या है अपना 18 ऋण 4 गुणित x, जहाँ x होगा यहाँ पर क्या रख देंगे 3, तो 4 गुणित क्या आएगा यहाँ पर 3 बट्टे क्या है यहाँ पर 6। चलो हल करते हैं, ये 18 का 18 आएगा, 4 किया क्या जाएगा 12 ऋण 12/6। यहाँ पर क्या आ रहा है अपना 18 में 12 गया 6/6। ठीक है, अब 4 किया 12, 18 में 12 गया 6, तो 6/6 अर्थात 6 से 6 कट जाएगा, 6 कम 6, तो y का क्या मान प्राप्त होगा अपन को 1। x का मान यदि 3 लेते हैं अपन ने दूसरे कंडीशन में क्या लिया x का मान 3, तो y का मान क्या प्राप्त हो रहा है अपन को 1। जैसे वही जो आपकी सारणी दी आप मिलाओगे तो 0 3 4.5 0 पहले समीकरण के लिए, दूसरे के लिए 0 3 और 3 और 1, यानी ये मान कहाँ से आया लोग अक्सर पूछते हैं, तो मैं आपको हल करके बताया। अब इसका अपन को क्या करना है ग्राफी निरूपण करना है। ग्राफी निरूपण करने के लिए आपको ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। अब मेरे पास तो ग्राफ है नहीं, तो मैं आपको बोर्ड में बना के बता रहा हूँ, चल देखते हैं कैसा आएगा। तो ग्राफ में दरअसल क्या होता है एक्स वाई अक्ष होते हैं। आपके पास जो भी एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा उसके बीचों बीच में या साइड में आप ऐसा बना सकते हैं, क्योंकि अपन को केवल एक्स और वाई का मान चाहिए अर्थात एक्स अक्ष और वाई अक्ष। आप इसको साइड में भी बना सकते हैं, मगर आपको ये अक्ष बनाना पड़ेगा। ये अक्ष क्या कहलाता है अपना एक्स अक्ष, यह अक्ष क्या होता है वाई अक्ष। ठीक है, और वाई के ठीक नीचे वाला क्या होता है वाई डैश अक्ष, और एक्स के ठीक सामने वाला क्या होता है एक्स डैश अक्ष। अब इसमें खासियत क्या रहती है, बीच का जो कटान बिंदु रहता है इसको अपन ओ नाम से देते हैं, इसका केंद्र रहता है, इसके निर्देशांक क्या रहते हैं 0 0। और राइट साइड जाने पे क्या होती है धनात्मक वैल्यू प्राप्त होती है। चलो देखते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश, ऐसे लगभग बराबर दूरी में हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे नीचे भी लेना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 और डैश डैश 1 2 3 4 5 6 और डैश डैश। अब खास बात क्या होती है, इसके निर्देशांक तो शून्य होते हैं यहाँ पर, अर्थात इस बिंदु में x का मान भी शून्य होगा y का मान भी शून्य होगा। अब x अक्ष में इधर बढ़ेंगे तो इसका मान होगा धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 5 6 7 8 और डैश डैश। ऐसे ऊपर वाले में क्या होगा इधर 1 2 3 4 5 6 7
8 और जैसे और नीचे बढ़ने पे क्या हो जाएगा, बाय का बाय डैश में सबसे मान कैसे होंगे, ऋणात्मक, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऐसे इधर बढ़ने पे भी होंगे ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और जैसे जैसे। अब अपन आते हैं अपने असली ग्राफी निरूपण पे। ग्राफी निरूपण के लिए अपन ने सारणी बना ली है, समीकरण 1 की सारणी, समीकरण 2 की सारणी। अपन ने कैसे प्राप्त करें हम आपको बता चुके हैं। अब अपन देखते हैं x का मान 0 लेने पर y का मान क्या प्राप्त हुआ अपन को, 3। चलो देखते हैं। तो पहले निर्देशांक अपने क्या है, 0 और 3। x अक्ष में 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है। 3 कहाँ पर है, y का मान 3 कहाँ जाएगा, ये। अर्थात देखो x का मान क्या लेना, 0। ये 2 है, 3 4 5 बार 0 कहाँ से चालू होता है, 0 1 2 3 4, 0 तो ये हो गया, मगर y का मान क्या है, 3, तो ये 3। तो अपना असली पॉइंट क्या होगा, ये होगा कि देखो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0 और 3। क्यों, किसी जैसे x का मान 0 तो हमेशा y अक्ष पे स्थित होगा, और y का मान 0 तो हमेशा x अक्ष पे स्थित होगी बिंदु। जैसे ये y अक्ष से खड़ा होगा तो इसमें x के निर्देशांक हमेशा 0 लेंगे, चाहे यहाँ पर 0 ले, यहाँ पर ले, यहाँ पर ले, यहाँ पर ले, यहाँ पर ले। तो x का मान हमेशा 0 किस पे होगा, y अक्ष में, और y का मान हमेशा 0 होगा x अक्ष में। तो इसलिए अपन ने पहले भी देखे x का मान 0 तो यहाँ पर आएगा, मगर y का मान क्या है, 3। इन दोनों का घटान बिंदु कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अर्थात 3 में जो पॉइंट है 0 होंगे और ये 3 होगा। अब अगला देखते हैं क्या है अपना, x का मान अपन ने लिए 4.5। चलो लेते हैं, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। आप ग्राफ पेपर में देखोगे तो एक खाने के बीच में 10 खाने रहते हैं, अर्थात 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइन बनी रहती है। तो 4 और 5 के ठीक बीचों बीच में एक पतली सी लाइन भी रहती है, तो ये अपना क्या जाएगा, 4.5। फिर y का मान क्या आ रहा है, 0। अब हमने पहले बता चुके हैं यदि y का मान 0 है तो वो x अक्ष में स्थित होगा। चल y का मान, y का 0 कहाँ पर आएगा, ये y की गिनती है, 2 1 0 तो ये है। इन दोनों का असली बिंदु क्या होगा, ये। अर्थात इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 4.5। x का मान 4.5 है, y का मान क्या होगा, 0 इस बिंदु के। अब अगले एक समीकरण को देखते हैं। अब इससे पहले अपन क्या करेंगे, पहले इसको एक स्केल से मिला लेते हैं। 2 मिनट हम स्केल लेते हैं। जो निर्देशांक अपने पहले समीकरण 1 की अपन एक रेखा प्राप्त कर लेते हैं। ये अपने पास ये आया है, इस रेखा को आप आगे तक बढ़ा भी सकते हैं। ये इसका टाइम बिंदु पे आया मान के चलिए अपन, और ये इस पे होके आ रहा है, ठीक है। ये 4.5 हो गया अपना, और ये 3 हुआ। तो ये अपना कौन सा समीकरण से प्राप्त हुआ है, समीकरण 1 कौन सा था अपना, समीकरण 1 ये था, ये 2x धन 3y बराबर 9। इस समीकरण की रेखा प्राप्त हुई। अब दूसरे समीकरण को देखते हैं। x का मान अपन ने 0 रखे तो y का मान क्या आ रहा है, 3। अब x का मान फिर देखते हैं। x का मान हमेशा 0 किसमें होता है, y अक्ष में। 0 तो यहाँ से चालू होगा, ये पूरे में x का मान क्या होता है, 0। y का मान क्या है, 3। y का मान क्या है, 3। अर्थात यही बिंदु दोबारा अपन को प्राप्त हो रही है। एक समीकरण 1 में भी यही प्राप्त हुई, समीकरण 2 में भी प्राप्त हुई। यही है 0 3 निर्देशांक आए हैं, ये 0 3 निर्देशांक इसी बिंदु के आए हैं। फिर दूसरे में देखते हैं तो ये बिंदु तो सेम वही प्राप्त हुई। दूसरे बिंदु देखते हैं 3 और 1। x का मान क्या रखा है अपन ने, 3। चलो देखते हैं x का मान ये 3, ठीक है। और y का मान क्या प्राप्त हो रहा है अपन को, 1। y का मान क्या प्राप्त हो रहा है, 1। तो अपन क्या करेंगे, ये y का 1 और x का 3, ठीक है, ऐसे मिलाते हैं ना अपन। तो एक्चुअली क्या है, x का मान 3, अपन यहाँ से 3 देखेंगे, यह 3 आ रहा है। y का मान क्या है, 1। 0 से अपन 1 में बढ़े, तो इन दोनों का जो कटान बिंदु रहता है वही निर्देशांक क्या होते हैं, उसके होते हैं। अपन ने x का क्या लिए थे, 3, और इसका लिए थे 1। और ये क्या कहलाते हैं, भुज और कोटि। भुज होता है x और कोटि होता है y का। ये देखो फिर से देख लीजिए, 3 यहाँ पर पहुँचे और y का 1 पहुँचे, तो इन दोनों का कटान बिंदु आप ग्राफ पेपर में देखोगे तो कटे कटे मिलेंगे। तो ये कहाँ पर मिल रहा, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, 3 और 1। पहला बिंदु अपना 0 3 ही था, 0 3 था। अपन दोबारा इस समीकरण में रेखा खींचेंगे तो पहले समीकरण की रेखा तो ये प्राप्त हो गई। अब दूसरी बिंदु का अपन देखते हैं, ये 3। इसके ऊपर से मान लो फिर से अपन रेखा खींचते हैं, ये 3 1 अपना हो गया और 0 3 दोबारा प्राप्त हुआ।
फिर से अपन रेखा खींचेंगे तो वो कहाँ जाएगी, उसी के ऊपर जाएगी। अर्थात ये समीकरण ऐसा प्राप्त हो रहा है अपन को, रेखाएं कैसे प्राप्त हो रही है, संपाती प्राप्त हो रही है, अर्थात एक के ऊपर एक जाने वाली। इसको अपन लिख देते हैं दूसरा समीकरण। समीकरण दूसरा क्या था, 3y। दूसरा समीकरण तो ऊपर लिखा है। दूसरा समीकरण ये है अपना 4x धन 6y बराबर 18। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका ग्राफी निरूपण। सवाल का अपना दूसरा हिस्सा था ग्राफी निरूपण या ज्यामिति निरूपण। ग्राफी निरूपण ये क्या है, ये ज्यामिति रूप। ठीक है।